मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विषय फिजिक्स से पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से कुछ MVVI क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो जो भी बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले बिहार बोर्ड के हर MVVI क्वेश्चन उनका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। अगर आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में वर्ग 10वीं में 6 नंबर चाहिए फिजिक्स में तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, और इस क्वेश्चन को जरूर समझें, ठीक है। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लेकर के आपके समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F या F बराबर R/2, ठीक है। इस प्रश्न को और भी तरीका से पूछा जाता है। जैसा प्रश्न पूछ देगा कि अवतल दर्पण में दिखाएं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या प्रश्न ऐसे करके पूछेगा कि अवतल दर्पण में दिखाएं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमको सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो आपको भाषा जो है सिर्फ चेंज किया गया है, बातें वो वही कह रहा है। क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, वह भाषा जो है सिर्फ बदलता है, लेकिन हमें सिद्ध R बराबर 2F या F बराबर R/2 ही सिद्ध करना होता है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बड़ा R को जो है, बड़ा R का जो मतलब होता है वो वक्रता त्रिज्या होता है और छोटा f का मतलब होता है फोकस दूरी। आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और इससे बड़ा R से सूचित किया जाता है। और दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे छोटा f से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, R बराबर 2F या F बराबर R/2, इसका मतलब होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या यहाँ पे F बराबर R/2 का मतलब होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में कभी कभी यह प्रश्न एक नंबरिया क्वेश्चन में भी पूछ देता है, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछ देगा कि एक नंबरिया प्रश्न में कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ठीक है, ऐसा जवाब दीजिएगा। या कभी कभी एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ देता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डैश डैश होती है, तो याद रखिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इस तरह से आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाएं, तो आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से अच्छे प्रश्न को पाए हमारे चैनल पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं। तो जब भी बनाते हैं तो हम लोग हल लिखते हैं या सोल्व लिखते हैं या सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो हम सोल्यूशन लिखें। अगर हम लोग इसकी भाषा कैसे लिखते हैं तो इस चित्र को देख करके लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं कि माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसके सामने P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, F फोकस है तथा XP प्रधान अक्ष है। भाषा समझ में आ गया। चित्र देख करके आपको भाषा बनाना है, बहुत आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ेंगे तो हर चीज आसान तरीका से समझाया जाएगा, ठीक है। तो समझिए कि माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसके सामने P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है और XP प्रधान अक्ष है, ठीक है। पुनः माना कि AB प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को F बिंदु पर काटते हुए BQ दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। इतनी बातें तो आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। हमने क्या समझाया, बहुत तेजी से समझा देते हैं कि माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसके सामने, माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, F फोकस तथा XP प्रधान अक्ष है। पुनः माना कि AB प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को F बिंदु पर काटते हुए BQ दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। तो आप इस भाषा को, इस चित्र को देख करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस भाषा को अब रिटर्न में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कि माना कि, चलिए तो हम लोग भाषा लिख लिए, लिखते हैं क्या। अभी हमने भाषा में क्या लिखा, लिखा कि माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, F फोकस तथा XP प्रधान अक्ष है, ठीक है। पुनः माना कि
ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है जो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होकर प्रधान अक्ष को एफ बिंदु पर काटती हुई बीक्यू दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। साथ ही बी को सी से मिलाया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि बी को सी से मिलाया। ठीक है, तो साथ ही बी को सी से मिलाया। उसके बाद फिर लिखे हैं कि अब माना कि सी पी बराबर आर तथा पी एफ बराबर एफ। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि, तो क्या सिद्ध करना है, आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, हम लोग आगे जो बनाएंगे कि प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में हमने क्या लिखा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या करता है, आपने पहले पढ़ा है, आप पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के परावर्तन का कौन कौन सा नियम है। तो हमने आपको सिखाया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। और आपको यह प्रकाश के परावर्तन का नियम अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सब्जेक्ट फिजिक्स लिखा होगा और पाठ 1 लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको मिलेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर उसको याद कीजिए, उस वीडियो को देखिए, तभी आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम आएगा। और यह वह प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है हर साल पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए आप जरूर उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो प्रमाण में हमने क्या लिखा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के आधार पे क्या होता है, कोण आई कोण आर के बराबर होता है। देखिए इस फिगर में कि जब कोण आई कोण आर के बराबर है तो यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको कि जब प्रकाश के परावर्तन के नियम से जब कोण आई कोण आर के बराबर है, इसलिए कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 1 माने हैं, आई की जगह पर हमने 1 माना है और आर की जगह पर हमने 2 माना है, इसलिए कोण आई कोण आर के बराबर थे कोण 1 कोण 2 के भी क्या होगा, आप के बराबर होगा। क्योंकि हमने 1 2 क्यों माना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जब भी आप जाते हैं एग्जाम देने तो उस पर लिखा होता है, प्रश्न पेपर के ऊपर पेज पे लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे। इसलिए हमने इसको अपने शब्द में उत्तर देने के लिए हमने आई की जगह पर एक रखा और आर की जगह पर हमने 2 रखा। ठीक है, और आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखिएगा तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ए बी जो है किसके समानांतर है, एक्सपी के समानांतर है। ए बी जो है किसके समानांतर है, एक्सपी के समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए बी समानांतर एक्सपी, इतनी बातें समझ में आ गई कि चूंकि ए बी समानांतर एक्सपी, ए बी जो है एक्सपी के समानांतर है तथा बी सी इनसे मिलती है तथा बी सी इनसे मिलती है। तो हमने अभी क्या लिखा कि हमने लिखा कि ए बी समानांतर एक्स पी तथा बी सी इनसे मिलती है। ठीक है, ए बी जो है एक्स पी समानांतर तथा बी सी इनसे मिलती है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों, इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। क्यों हुआ कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों हुआ कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि एकांतर कोण से। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से। ठीक है, बहुत बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आएगा कि क्यों हुआ, क्योंकि याद रखिएगा कि जब 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ए बी और एक्स बी क्या है, 2 समानांतर रेखाएं हैं, जिसमें बी सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये एक दूसरे को, जब 2 समानांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 कौन कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 आपस में क्या है, बराबर है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई। चलिए इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। अब बढ़ेंगे कि अब उसके बाद लिखेंगे कि अब समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से,
तो समीकरण 1 और 2 में आपको क्या मिला? देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में है कोण 1 बराबर कोण 2, और समीकरण में 2 में क्या है? कोण 1 बराबर कोण 3। तो आपको कोण 1 बराबर कोण 2 दिखाई दे रहा है और कोण 1 बराबर कोण 3 दिखाई दे रहा है। तो जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है और जब कोण 1 कोण 3 के बराबर है तो कोण 2 भी क्या होगा? कोण 3 के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो इस चित्र में आपको देखिए ध्यान से, जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो स्वाभाविक है कि जो यह बी एफ जो होगा वह किसके बराबर होगा? सी एफ के बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है, इस फिगर में देखिए, जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो यह बी एफ किसके बराबर होगा? सी एफ के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखिए, और पूर्णतः नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिए। ठीक है जी सर, यह स्टेप हमको समझ में नहीं आता है, हम फिर वीडियो बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बताया कि जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो स्वाभाविक कोण बी एफ जो है किसके बराबर होगा? सी एफ के बराबर होगा। ये बातें तो समझ में आ गई होगी आशा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण 2 बराबर कोण 3, इसलिए बी एफ बराबर क्या होगा? सी एफ। ठीक है, इतनी तो बातें समझ में आ गई। अब हम लोग इसको क्या मानेंगे? समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद होगा कि मान लीजिए कि अब यदि यह बी बिंदु, यहाँ पे अगर मान लो कि यह बी बिंदु जो है किसी कारण बस पी के काफ़ी नज़दीक आ जाए, ठीक है, अगर यह बी बिंदु जो है पी के काफ़ी नज़दीक आ जाए तो यह बी एफ किसके बराबर होगा? पी एफ के बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यदि हम लोग क्या लिखेंगे कि अब यदि बी बिंदु पी के काफ़ी नज़दीक हो तो या काफ़ी निकट हो तो बी एफ बराबर क्या होगा? पी एफ होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो वही चीज़ अब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि अब यदि बी बिंदु पी के बहुत ही निकट, अब यदि बी बिंदु पी के बहुत ही निकट हो तो यह बी एफ बराबर क्या होगा? पी एफ होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए उसके बाद लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है कि अब चित्र से स्पष्ट है कि, तो हमें चित्र में क्या दिखा? देखिए इस चित्र को ध्यान से समझिए। अब चित्र से स्पष्ट है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि सीपी, हमको सीपी चाहिए, तो सीपी कैसे मिलेगा? तो सी एफ प्लस पी एफ मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई। अब यदि चित्र से अगर हम लिखें कि सीपी बराबर, तो आप क्या लिखेंगे? तो सी एफ प्लस पी एफ लिखेंगे। अगर हम कहें कि हमको सीपी चाहिए तो यह सीपी कैसे मिलेगा? तो आप सी एफ में से पी एफ को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, अर्थात सीपी बराबर क्या होगा? सी एफ प्लस पी एफ। अगर हम कहें कि हमें सीपी चाहिए तो आप क्या कीजिएगा? सी एफ प्लस पी एफ कीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखें कि अब चित्र से स्पष्ट है। अब चित्र से स्पष्ट है क्या? कि सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। इतनी बातें तो समझ में आ गई कि हमने चित्र में क्या बताया। तो हमने चित्र में बताया कि सी पी हमको चाहिए, तो सी पी बराबर क्या होगा? तो सी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, या सी पी बराबर, अब सी पी बराबर क्या होगा? तो सी एफ प्लस पी एफ है, तो यह सी एफ किसके बराबर है? अगर कोई व्यक्ति पूछ दे आपसे कि सी एफ किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए यह सी एफ है। यहाँ पे समीकरण 3 में सी एफ किसके बराबर है? बी एफ के बराबर है। यह सी एफ किसके बराबर है? बी एफ के बराबर है। हमने आपको बताया था ना, इस समीकरण 3 में हमको मिला है कि सी एफ किसके बराबर है? बी एफ के बराबर है। तो अब हम सी एफ बराबर क्या लिखेंगे? बी एफ लिखेंगे, यानी सी एफ के जगह पर क्या लिख दिए? बी एफ, और बी एफ प्लस पी एफ, और पी एफ है तो पी एफ लिख दिए। फिर यह करके जाएंगे तो सी पी बराबर, अब बी एफ है, तो अब यह बी एफ किसके बराबर है? अगर कोई पूछे कि अब यह बी एफ किसके बराबर है, तो देखिए यहाँ पे अब कोई पूछ दे कि यह बी एफ किसके बराबर है, तो देखिए हमने आपको लिखा था कि अब यदि बी बिंदु पी के बहुत
बहुत ही निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ, यहाँ पर है ना। तो यह बी एफ किसके बराबर होगा, आप पी एफ का बराबर होगा। आप पहले पी एफ है तो पी एफ। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आया कि कौन चीज़ कहाँ से आए, तो हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देते हैं कि यहाँ पे हमने बी एफ कैसे लिखा, क्योंकि सी एफ बराबर क्या है, बी एफ है। और यहाँ पे पी एफ कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे बी एफ बराबर क्या है, पी एफ है। यह हमने आपको समझाने के लिए ये बातें लिखा, ताकि वो बातें आपको समझ में आए कि ये पी एफ यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि बी एफ बराबर क्या है, पी एफ है। बी एफ बराबर पी एफ क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा कि अब यदि बी बिंदु पी के बहुत ही निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ। ये बात तो समझ में आ गई। तो इसलिए हमने क्या लिखा, बी एफ की जगह हमने क्या लिखा, पी एफ। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सी पी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। तो कितना पी एफ, तो 2 पी एफ। ये बात तो समझ में आ गई। अब पी एफ प्लस पी एफ तो कितना पी एफ, 2 पी एफ, ठीक है। या अब सी पी है, तो सी पी बराबर हमने क्या माना था, तो हमने सी पी बराबर आर माना था, और 2 है तो 2, और पी एफ बराबर क्या माना था, तो एफ माना था। हमको सिद्ध क्या करना था, आर बराबर 2f सिद्ध करना था। हमको ही ना सिद्ध करना था जी, हमें क्या सिद्ध करना था, आर बराबर 2f सिद्ध करना था। तो यहाँ पे कैसे हुआ है, तो यहाँ पे लिख देख सकते हैं कि चूंकि सी पी बराबर आर तथा पी एफ बराबर क्या है, एफ है छोटा। ये बातें तो समझ में आ गई। ये कैसा हुआ, क्योंकि हमने शुरू में ही इस चीज़ को माना है कि सी पी बराबर आर तथा पी एफ बराबर एफ, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे हैंस अतः, हैंस बने अतः आर बराबर 2f, आर और 2f या एफ बराबर। अब ये क्या चीज़ के रूप में है, 2 क्या चीज़ के रूप में, गुणक रूप में। बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, भागक रूप में होगा। अर्थात अगर हम कहें कि ए बराबर क्या मिला, तो r/2 मिलेगा, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना था। ये क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको जो है अवतल दर्पण में r बराबर 2f सत्यापित हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को यह बनाई गई वीडियो जो है आपको समझ में आ गई होगी। और जो भी बच्चे 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो समर्पित था, यह क्वेश्चन समर्पित था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं और यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वह जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले हर MVVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ सभी बच्चे यह भी जान जाएं कि अगर आपका कोई मित्र है जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहा है, तो इस वीडियो को उनको भी, उनके पास भी शेयर करें, ताकि उसका भी जीवन इस वीडियो से संवर सके, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके कोई घर में बड़े भैया हैं जो इंटर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये बता दीजिएगा कि हमारे चैनल पर इंटर की भी पढ़ाई होती है, अर्थात 10+2 की भी तैयारी की जाती है। तो इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।